Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसमें आपको बताया जाएगा, पहला जो टॉपिक इसका है वो है पदार्थ या मैटर, या हम उसको द्रव्य कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं या द्रव्य किसे कहते हैं। हम देखेंगे जो स्थान घेरता हो वह वस्तु, जो स्थान घेरता हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। या जिसमें जड़त्व होता है या फिर जिसमें हम कहते हैं द्रव्यमान हो, गुरुत्वाकर्षण हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। तो जो स्थान घेर रहा है उसे हम पदार्थ कह रहे हैं। जिसमें जड़त्व होता है, जड़त्व हो, गुरुत्वाकर्षण, उसे हम बोलेंगे द्रव्य पदार्थ। तो हम साफ साफ इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि पदार्थ या द्रव्य विश्व का वह अवयव है, पदार्थ या द्रव्य विश्व का वह अवयव है जो स्थान घेरता हो, जिसमें जड़त्व हो और जिसमें गुरुत्वाकर्षण हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसमें इसका वर्गीकरण करेंगे, द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे। तो द्रव्य का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है दृढ़ होता है और एक होता है तरल होता है। उसको हम बता रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे। यह है आपका द्रव्य। इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे। एक होता है दृढ़ होता है, एक होता है तरल। तो दृढ़ का मतलब समझ रहे हैं, जो मजबूत होता है, कठोर होता है। तो ये बटा हुआ है किसमें, ठोस में। किसमें, ये ठोस में बटा हुआ है। जो दृढ़ है वह ठोस में बटा हुआ है, और जो तरल है यह दो में बटा हुआ है। एक आपका हो जाता है यहाँ पे द्रव, और एक आपका यहाँ हो जाता है गैस। द्रव और गैस। तो हम देख रहे हैं जो द्रव है और जो गैस है वह तरल के प्रकार में आते हैं, और जो आपका दृढ़ है उसमें केवल ठोस आते हैं। ठोस, द्रव और गैस होता है। इसके अलावा भी आते हैं, एक प्लाज्मा होता है। इसके अलावा एक प्लाज्मा होता है जो ठोस भी होता है और द्रव भी होता है उसमें। तो मेन आपका तीन ही होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम पढ़े भी हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो तीन होती है, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो हम इन्हीं के बारे में पहले देखेंगे, ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। आप पिछली कक्षा में पढ़ते आए होंगे, वहां पे आपको बताया गया होगा कि जो ठोस अवस्था होती है वो क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, और उसके बाद गैस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था का मतलब होता है इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये ठोस का हो गया। और जो आपका द्रव का है इसमें एक ही निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। निश्चित का मतलब होता है कि इसका आयतन होगा वह निश्चित होगा, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होगा। और जो गैस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं 4 होती हैं, 5 होती हैं, लेकिन यहाँ आपको 3 बताया जाएगा जो मेन होते हैं। वो क्या है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसमें हम देख लेंगे ठोस अवस्था क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे में आपका लकड़ी, पेन, पेंसिल, ईंट, पत्थर सब आ जाएंगे। द्रव अवस्था में क्या होती है, आयतन निश्चित होता है और आकृति निश्चित
नहीं होती है। इन्हें हम जिस बर्तन में रखते हैं वे उसी की आकृति के हो जाते हैं, जैसे में तेल और पानी लेंगे। तो गैस अवस्था, इसमें क्या होता है कि आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होती हैं, जैसे सभी गैसें। इन्हें हम जिस बर्तन में रखते हैं वो पूरे बर्तन में जितना स्थान होगा सब ग्रहण करेंगे। इसमें आप देखेंगे ये लकड़ी है, मान लीजिए हमारे पास एक चौक यहाँ पे है, ये ठोस है, इसका आयतन निश्चित है, इसका आकार भी निश्चित है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसे हम चेंज कब करेंगे? जब हम इस पर कोई बाह्य कारक लगाएंगे तब हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम द्रव अवस्था में क्या है, तेल है, पारा है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक हम पात्र लिए हैं, यह पात्र की क्षमता है वो 1 लीटर की है, हमने इसमें जल को भर दिया है। अब हम इसको हम छिछले बर्तन में रखते हैं, इसे हम छिछले बर्तन में किसी प्लेट में रख देते हैं, तो पूरा पानी यहाँ जाएगा। तो इसका आयतन कितना हुआ? 1 लीटर का। कितना हुआ? 1 लीटर का। लेकिन इसकी जो आकृति है वो चेंज हो जाएगी, इसकी आकृति यहाँ पर बदल जाती है। आगे देखेंगे हम, मान लीजिए ये है आपका कोई एक सिलेंडर है, इसमें हमने गैस को भर दिया है और इस सिलेंडर की क्षमता कितनी है? 1 लीटर रखते हैं ना, 1 लीटर इसमें हमने कोई गैस को भर दिया है। ठीक है, पूरा यहाँ तक इसकी क्षमता जो है पूरा भरा हुआ है। अब हम इसी गैस को इससे अधिक क्षमता वाले पात्र में इसको भर देते हैं। कैसे? ये है, मान लीजिए इसकी क्षमता कितनी है? 2 लीटर की है, इसमें हम 2 लीटर गैस को भर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें भरेंगे तो इसका तो आयतन तो कितना था? 1 लीटर का था। इसका आयतन कितना हुआ? 2 लीटर का हुआ। इसका आयतन कितना हुआ? 2 लीटर का हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर हम आधा देखेंगे तो यहीं तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो कहने का मतलब कि गैस को तो यहीं तक आना चाहिए, अगर भरेंगे इसमें हम वापस तो गैस को यहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गैस के अणुओं में क्या होता है? आकर्षण बल नहीं होता है। तो ये पूरा जितना स्थान होगा पूरा ले लेंगे, तो ना तो इसका आयतन निश्चित हुआ यहाँ पे और ना इसका आकार निश्चित हुआ। तो इस प्रकार ये आपका ठोस, द्रव और गैस अवस्था यहाँ पे इनकी समाप्त। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाओं को हमने आपको बता दिया था। अब अगला आपका टॉपिक होगा ठोस के गुण। ठोस के गुण क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें है ठोस पदार्थ दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो काफ़ी दृढ़ मतलब मजबूत होते हैं और वो असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि हम उस पर दाब लगा करके उसे द्रव में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है ठोस, फर्स्ट पॉइंट है ठोस पदार्थ दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। सेकेंड नंबर क्या है कि इनका आकार, द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है। ये जो तीनों चीजें होती हैं, आकार होता है, द्रव्यमान होता है और जो आयतन होता है, वो तीनों निश्चित होता है। किसका? ठोस का। ठोस में आकार, द्रव्यमान और आयतन तीनों निश्चित होते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है, उसी में है ये, इनका निश्चित आकार उस बर्तन के आकार या फिर आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें इन्हें रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम ठोस का आकार निश्चित है, ठोस जो होते हैं निश्चित आकार के होते हैं, तो उस बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं जिन्हें इन्हें रखते हैं। मतलब ठोस को हम जिस पात्र में रखते हैं वो उनके आकार और आयतन पर निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें है प्रबल अंतराकणीय बलों के कारण घटक कणों की स्थितियां निश्चित होती है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रबल अंतराकणीय, उनमें जो कण होते हैं उन कणों के बीच में प्रबल अंतराकणीय बल होता है। मतलब उनके ठोस के जो घटक कण होते हैं या फिर जो ठोस जिनसे मिलकर बना होता है, जिन जिन कणों से मिलकर बना होता है, जिन घटकों से मिलकर बना होता है, वो जो घटक कण होते हैं वो आपस में अंतराकणीय बलों के कारण काफी दृढ़ता से, मजबूत से बंधे होते हैं। तो कह रहा है कि प्रबल अंतराकणीय बलों के कारण घटक कणों की स्थितियां निश्चित होती है। इसमें जो घटक कण होते हैं उनकी जो स्थितियां होती है
वह निश्चित होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके जो कण होते हैं, जो घटक कण होते हैं, उनमें अंतराकणीय बल होता है। उनके जो कण होते हैं वो अंतराकणीय बलों के कारण आपस में बंधे होते हैं, इसलिए उनकी स्थितियां, उनके घटक कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं। आगे है अगला नंबर, इसमें है चौथा नंबर लिखेंगे, गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तब वह क्या होता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब हम बर्फ को तापमान देते हैं, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तब वह किसमें होता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये जो 4 पॉइंट हैं वो क्या है? ठोसों के गुण। तो ठोसों के गुण में आपने फर्स्ट नंबर क्या देखा था? ठोस पदार्थ दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। सेकंड नंबर में क्या है? इनका आकार, द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है। और जो आयतन निश्चित है वो क्यों है? कह रहा है कि इनका निश्चित आकार जो होता है उस बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें हम इन्हें रखते हैं। नंबर 3 क्या है? प्रबल अंतराकणीय बलों के कारण इनके कारण घटक कणों की जो स्थितियां होती हैं वह निश्चित होती हैं। और अगला है गर्म करने पर जो ठोस होते हैं वह द्रव में परिवर्तित हो लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली इसमें हेडिंग है वो है ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला है घटक कणों के आधार पर और दूसरा है घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर। आगे देखेंगे घटक कणों का जो आधार पर है, तो इस आधार पर ठोस 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कुछ ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, कुछ अक्रिस्टलीय होते हैं। फिर यहाँ देखते हैं इसमें घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर। तो इस आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? आणविक ठोस होगा पहला, दूसरा है सजातीय ठोस और तीसरा है आयनिक ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। फिर हम आणविक ठोसों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा आपका है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये जो पूरा चार्ट बनाया गया है, ये देख रहे हैं, ये जो पूरा चार्ट है वह ठोस का वर्गीकरण का है। ठोस का वर्गीकरण के चार्ट यहाँ पे आपको दर्शाया गया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप जो है ऐसा चार्ट बना करके पढ़ेंगे तो बेटर होगा और आपको समझ में भी आएगा। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसके बाद आपको बताया जाएगा घटक कणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। घटक कणों के आधार पर जो ठोस होते हैं वह 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉल्ट ये होता है। तो इसमें है आपका, इनमें घटक कण, मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण होते हैं, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह जिन कणों से बने होते हैं, परमाणु, आयन हो, अणु हो, चाहे जो, तो इनमें घटक कण परमाणु, अणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। जो क्रिस्टल ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें जो घटक कण होते हैं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या फिर आयन हो, वह एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। इस निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था अर्थात 3D पैटर्न को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो उनके घटक कण, परमाणु, अणु या आयन जिससे वो मिलकर बने होते हैं, वह जिस क्रम में जुड़े होते हैं उस क्रम को त्रिविमीय व्यवस्था कहते हैं और उस त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्रिस्टल चालक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास व्यवस्था होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास व्यवस्था होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो रेंज होता है, उनका जो परास होता है, जो एरिया जितना होता है वह दीर्घ होता है, लंबा होता है। कुछ ठोसों में
द्विविमीय व्यवस्था भी होती है। कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनमें 2D पैटर्न भी होता है, जैसे ग्रेफाइट, शर्करा और लवण, ये सब 2D पैटर्न के हैं, फिर भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनका जो गलनांक होता है, क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, वह निश्चित होती है और ये विषम दैशिक होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक होने का मतलब होता है कि भौतिक गुण दिशा पर निर्भर करते हैं। इनका जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है और ये विषम दैशिक होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब होता है कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं वह दिशा पर निर्भर करते हैं। जैसे हम देख लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, इनमें क्या क्या होंगे। जैसे हम सिल्वर लेते हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सिल्वर हो गया आपका, कॉपर हो गया, फिर यहाँ आपका आयरन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, इनके अलावा और भी होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी यहाँ रखेंगे हम, NaCl, KNO3, हम आगे कर लेंगे। तो सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है। तो विषम दैशिक का मतलब होता है, विषम दैशिक का मतलब होता है कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो केवल दिशा पर निर्भर करते हैं। और एग्जाम्पल देख लेंगे हम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। आप इनका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घटक कणों के आधार पर आपने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसको बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। ग्रीक भाषा में एमार्फस को बोलते हैं एमार्फोस, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, कोई रूप नहीं होता है। एमार्फस का मतलब कोई रूप नहीं होता है। तो इसमें देखिए, इनमें घटक कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो घटक कण होते हैं वह अनियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं। घटक कण का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन। कहने का मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस के परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं वह अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनकी व्यवस्था लघु परास होती है। इनकी जो व्यवस्था होती है घटक कणों के क्रिस्टलीय ठोसों के जो घटक कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वह लघु परास में होती है, छोटी परास में होती है, छोटी रहती है। इनकी कोई निश्चित क्रिस्टल जालक नहीं होती। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की कोई निश्चित क्रिस्टल जालक नहीं होती है और ज्यामितीय आकृति भी नहीं होती। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं और ये गुणों में द्रवों से समानता प्रदर्शित करते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह उनका जो गुण होता है वह द्रवों में समानता रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे वह द्रव के जैसे ही उनके गुण होंगे। ये समदैशिक होते हैं। जो क्रिस्टलीय होते हैं, जो अक्रिस्टलीय होते हैं ठोस, वह समदैशिक होते हैं। जैसे में मक्खन, कांच, रबर, प्लास्टिक। मक्खन, कांच, रबर और प्लास्टिक, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। हम नोट देख लेंगे इसमें क्या है। क्रिस्टलीय ठोस को सत्य ठोस कहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस है वही वास्तव में सत्य ठोस है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम झूठा ठोस या फिर छद्म ठोस भी कह सकते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो ठोस नहीं है, वह छद्म ठोस है या फिर झूठा ठोस है। इनकी जो प्रवृत्ति होती है,
जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनकी जो प्रवृत्ति होती है वह स्वयं के भार के अंतर्गत, स्वयं का जो उनका वेट होता है तो उसके अंतर्गत बहने की होती है। कहने का मतलब जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका स्वयं का वेट, जो स्वयं का भार होता है वह खुद के अंतर्गत बहने की होती है। जैसे इसमें है कि खिड़कियों में लगे कांच, जो खिड़की होते हैं उनमें जो कांच लगे होते हैं, बहुत समय के बाद, बहुत समय बीत जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो उस कांच के ऊपरी सिरे जो होते हैं वह पतले हो जाते हैं और जो नीचे का सिरा होता है वह मोटा हो जाता है। कहने का मतलब जो कांच है वह ऊपर से पिघलते हुए, गलते हुए वह नीचे की ओर आता है, जो वहाँ की लेयर मोटी हो जाती है। कभी भी आप कोई बहुत पुराना कांच का घर, बहुत पुराना घर देखिए, उसमें अगर कांच लगे होंगे, उसमें अगर कांच लगा होगा तो आप देखेंगे ऊपर का जो पतला, ऊपर का जो होगा लेयर या ऊपर सिरा होगी वह पतली होती है और जो नीचे सिरा होती है वह मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस में स्वयं के भार में बहने का गुण होता है, इसलिए वह कांच जो होती है ऊपर की तरफ पतली और नीचे तरफ मोटी हो जाती है। अच्छा, बहुत पहले, कहने का मतलब कि प्राचीन समय के जो कांच होते थे उनसे जो वस्तुएं बनती थी, वो हमें दुधिया दिखाई देती थी। कहने का मतलब धुंधला टाइप का दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उन्हें आप पहले गर्म करिए, अक्रिस्टलीय ठोस को आप गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जब पुनः ठंडा करते हैं तब उनमें क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं। पहले तो हम गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जब हम अक्रिस्टलीय ठोस को पुनः धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो ठंडा होने के बाद उनमें कुछ क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं, जिनके कारण प्राचीन समय में जो वस्तुएं कांच से बनती थी वह धुंधिया दिखाई देती थी। आप इसे नोट कर लीजिएगा।